फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको अंतराकाशी यौगिक के बारे में बताऊंगा, यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अंतराकाशी यौगिक यानी जो यौगिक अंतराकाश का उपयोग करके बनते हैं। अब सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा अंतराकाश होता क्या है। कि जब हम किसी भी क्रिस्टल को संकुलित करते हैं तो संकुलन जो है यानी पैकिंग जो है वो तीन तरह से होती है। आपको पता ही है, BCC, FCC और एक और कौन सी होती है, HCP। तो ये FCC HCP जो है वो तो थोड़ी क्लोज्ड पैकिंग है, उसमें ज़्यादा जो है जगह जो है घेरी जाती है, लेकिन जो BCC है उसमें बहुत ज़्यादा रिक्तता रहती है। तो जब हम कभी भी पैकिंग करते हैं तो उसमें खाली जगह रह जाती है, उस खाली जगह को हम बोलते हैं अंतराकाश। और हर एक प्रकार का जो संकुलन है उसकी दक्षता अलग अलग होती है। पैकिंग एफिशिएंसी बताती है कि जब हम क्रिस्टल के अणुओं को जमाएंगे, परमाणु को जमाएंगे, तो वो जमाने के बाद कितनी 100 में से कितनी जगह यूज़ में आती है। तो 68 से लेकर 74% की जगह ही भिन्न क्रिस्टलों में हम देखते हैं संकुलन के बाद जो है उपयोग में आती है। 32 से 26% की जगह जो है हमेशा जब भी आप पैकिंग करोगे तो खाली रहेगी, और इस खाली जगह को हम बोलते हैं अंतराकाश, वॉइड स्पेस। रिक्त स्थानों को हम बोलते हैं वॉइड स्पेस या अंतराकाश। और ये जो जगह बनती है संक्रमण धातु की, जब क्रिस्टल संरचना को हम देखते हैं तो ये जो खाली जगह है वो एक निश्चित आकृति की होती है। या तो वो चतुष्फलकीय आकृति की होगी या वो अष्टफलकीय छिद्रों के रूप में दिखाई देगी। तो जब कभी हम जो क्रिस्टल है उसके अणुओं को जमाते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, तो हमेशा 32 से 26% की जगह खाली रहती है, और ये चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों के रूप में होती है। और ये जो खाली जगह है वो इतनी होती है कि इस खाली जगह में कई सारे जो अधात्विक तत्व है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, यानी हाइड्रोजन, बोरोन और कार्बन, नाइट्रोजन, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जो भी नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल इन अंतराकाश यानी 32 से 26% की जो जगह खाली पड़ी है, उस खाली जगह में इनके परमाणु जो है बिल्कुल वहाँ जाके फिट हो सकते हैं। तो जो भी खाली जगह है धातु के अंदर, उस खाली जगह में, धातु की खाली जगह में अधातु तत्व जाके फिट हो जाते हैं, और वो जो धातु वहाँ पे फिट हो सकते हैं, जो रिक्तिका है, उस रिक्तिका की साइज़ जो है वो हाइड्रोजन की आकार के, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के आकार की होती है। इसलिए ये सब आसानी से जो है उसके अंदर जाके समाहित हो सकते हैं। और जब कभी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, मेटल तो है आपका संक्रमण धातु, और उसमें नॉन मेटल कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, और मेटल नॉन मेटल बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो जब कभी भी एक अंतराकाशी यौगिक बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा स्थायी होगा, और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी बहुत ही ज़्यादा जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल बॉन्ड बन रहा है और वो बहुत स्टेबल होता है। तो जितने भी, जब कभी भी हम क्या करेंगे, अंतराकाशी यौगिक की डेफिनेशन क्या हो गई, जब कभी किसी संक्रमण धातु को, कोई भी संक्रमण धातु ले लेंगे, को हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन गैस के वातावरण में क्रिस्टलीकृत किया जाता है। यानी हमको वातावरण किसका रखना है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस का, और हमको करना क्या है, संक्रमण धातु को गर्म करना है या उसको उस समय क्रिस्टलीकृत करना है। तो जब इन गैसों के वातावरण में संक्रमण धातु को क्रिस्टलीकृत किया जाएगा तो संक्रमण धातु के क्रिस्टल में जो खाली जगह है, जिन्हें हम अंतराकाश कहते हैं, उसमें ये चारों में से जो भी साइज़ का है, या तो बोरोन होगा तो बोरोन, कार्बन होगा तो कार्बन, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन होगा तो ये हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के परमाणु उन रिक्तिकाओं के बीच में समाहित हो जाते हैं। और जब हाइड्रोजन समाहित होती है तो वो कहलाता है हाइड्राइड, बोरोन समाहित होती है तो वो कहलाता है बोराइड, कार्बन समाहित होती है तो वो कहलाता है कार्बाइड, और नाइट्रोजन समाहित होती है तो वो कहलाता है नाइट्राइड। तो हमें अंतराकाशी हाइड्राइड, अंतराकाशी बोराइड, अंतराकाशी कार्बाइड, अंतराकाशी नाइट्राइड प्राप्त होते हैं। और बोराइड, कार्बाइड और नाइट्राइड जो हैं वो दुनिया के सबसे कठोर जो हैं यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। अगर हमको हीरा को भी काटना है तो हम क्या काम में लाएंगे, कार्बाइड। तो कार्बाइड इतना कठोर है कि हीरा जो कि बहुत कठोर है उसको भी काट सकता है। और आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह है मेटल नॉन मेटल बॉन्डिंग, धातु और अधातु के बीच में जो बंध होता है वो बहुत ही प्रबल होता है, इस वजह से ये बहुत ही कठोर होते हैं। इन छोटे अधातु परमाणुओं
का परमाणुीय आकार इतना ही होता है कि ये संक्रमण तत्व की क्रिस्टल संरचना को बिना आघात पहुंचाए। ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने बड़ा एटम ले लिया बीच में, नॉन मेटल अगर उस रिक्तिका की साइज से बड़ा है तो क्या होगा, वो क्रिस्टल की ज्योमेट्री बिखर जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम नॉन मेटल को मेटल के अंदर प्रवाहित कर रहे हैं, समाहित कर रहे हैं, तो उसकी आकृति को कोई आघात, उस क्रिस्टल की आकृति को कोई आघात नहीं पहुंचना चाहिए, तब जाके हमें स्टेबल अंतराकाशी यौगिक मिलेगा। अंतराकाशी यौगिक की संरचना धात्विक त्रिज्या अनुपात तथा संक्रमण तत्व की त्रिज्या या अधात्विक त्रिज्या के अनुपात पर निर्भर करती है। और यहाँ पे एक रूल बनाया गया है कि कोई भी जो अंतराकाशी यौगिक है वो स्टेबल कब होगा, जब इसका जो अनुपात है वो कितना होगा, 0.59 से कम हो। यानी यहाँ पे मैंने बताया है अधात्विक ऑब्लिक धात्विक परमाणु की त्रिज्या का अनुपात कितना होना चाहिए, 0.59 से कम होना चाहिए। यानी R नॉन मेटल अपॉन RM शुड बी लेस देन 0.59 0.59। तो 0.59 से कम अगर आपका आता है अनुपात, रेशियो, किसका रेशियो, त्रिज्या नॉन मेटल की और मेटल की त्रिज्या का अनुपात अगर 0.59 से कम आ रहा है तो आपका अंतराकाशी यौगिक स्टेबल होगा। और अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये विकृत हो जाएंगे और इनके अंदर समस्त धात्विक गुण जैसे विद्युतिक, ऊष्मीय चालकता, धात्विक चमक आदि इसमें प्रदर्शित होने लग जाएगी। तो अंतराकाशी यौगिक काफ़ी कठोर उच्च गलनांक के होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये स्पष्ट करते हैं कि धातु धातु बंध की तुलना में धातु अधातु बंध काफ़ी प्रबल होता है। तो एक जो आधे नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि हैग की समीकरण क्या है। तो हैग ने ये जो है समीकरण दी थी जो बताती है कि स्थायी अंतराकाशी यौगिक कब तैयार होगा। और वो हैग की समीकरण क्या है, RnM अपॉन RM, यानी रेडियस ऑफ नॉन मेटल अपॉन रेडियस ऑफ मेटल शुड बी लेस देन 0.59। ये आपको ध्यान रखना है, तभी जाके आपका जो हाइड्राइड या बोराइड या नाइट्राइड बन रहा है वो स्टेबल कहलाएगा। तो ये नीचे एग्जाम्पल बता रखे हैं, ये एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाते हैं कि उदाहरण दीजिए, किसके उदाहरण दीजिए, अंतराकाशी यौगिक के। तो आपको ये बताना है पैलेडियम हाइड्राइड, टेंटालम हाइड्राइड, जिरकोनियम हाइड्राइड, इसी तरह से स्कैंडियम नाइट्राइड, जिरकोनियम नाइट्राइड, फिर नियोबियम नाइट्राइड, और अगर कार्बाइड का देना है तो जिरकोनियम कार्बाइड, वेनेडियम कार्बाइड, ये सारे के सारे आप देखेंगे। तो W कार्बाइड, वेनेडियम टंगस्टन कार्बाइड जो है बहुत ही कठोर माना गया है। तो टंगस्टन कार्बाइड बनता है वो एक बहुत कठोर यौगिक है। अंतराकाशी यौगिक भी अरस समीकरण यौगिक होते हैं। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, अरस समीकरण मिति यौगिक क्या होता है, यानी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जो अंतराकाशी यौगिक है वो अरस समीकरण यौगिक भी होता है, दोनों उसमें प्रॉपर्टी होती है। और ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है उसमें जो है सरल अनुपात के नियम का पालन नहीं होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पैलेडियम के साथ में हाइड्राइड पूरा होना चाहिए, लेकिन हाइड्राइड पूरा नहीं है, यहाँ कितना है 0.8। और इस तरह से टेंटलम के साथ में हाइड्राइड पूरा नहीं है, कितना है 0.78। तो यहाँ पे सरल अनुपात के नियम का पालन नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अरस समीकरण मिति यौगिक। तो अंतराकाशी यौगिक भी है ये और अरस समीकरण मिति यौगिक भी है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, ऐसा उदाहरण दीजिए, ऐसा यौगिक के उदाहरण दीजिए जो अंतराकाशी भी है और अरस समीकरण मिति यौगिक भी है। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड मैंने जैसा आपको बताया कि स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं। और स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब भी जो यौगिक हैं उसके जो एटम्स हैं वो जुड़ेंगे तो वो एक सरल अनुपात में जुड़ेंगे, 1:2, 1:3। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1:0.8, 1:0.7, 1:1.8 भी दे रखा है। तो इस तरह से वे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अरस समीकरण मिति यौगिक कहलाते हैं, जिनके संगठन अनिश्चित होता है और परिवर्तनशील होता है। आप देखेंगे एक ही कंपाउंड में 0.8% भी मिलाएगा, 0.9 भी मिल सकता है, और किसी में 1.1, 1.2 भी मिल सकता है। नीचे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा उसमें ऐसा ही देखेंगे आप। तो अरस समीकरण मिति यौगिक सरल अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, और कई सारे संक्रमण तत्व हैं जो ऐसे यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व द्वारा जो ये यौगिक बन रहे हैं इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीज़न कि ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, उसका कारण है परिवर्तनशील संयोजकता। और जब हम उसका क्रिस्टल बना रहे होते हैं, जब उसको सॉलिड
उसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उसमें कई सारे दोष रह जाते हैं। जब हम पैकिंग करते हैं तो उसमें खाली जगह रह जाती है, उस वजह से ऐसा होता है। तो इन यौगिकों में दोनों तत्वों का जो अनुपात है वो दशमलव में आएगा। और जितने भी नॉन स्टोमेटिक कंपाउंड है वो आपको अर्धचालकता यानी सेमीकंडक्टर होंगे, वे फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेंस दिखाएंगे, प्रतिदीप्ति जिसको कहते हैं, इत्यादि का गुण प्रदर्शित करते हैं। और ये अर्धचालकता और प्रतिदीप्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? जो बीच में दोष हैं, जो खाली रिक्तिकाएं हैं या जो एक्स्ट्रा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया है, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। एग्जाम्पल दे बता रखा है यहाँ आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड के अंदर आयरन 0.94 से लगाकर 0.84 तक हो सकता है। इसी तरह से क्यूप्रस सल्फाइड के अंदर आप देख रहे हैं 2:1 होना चाहिए, लेकिन ये 1.7:1 होता है। इसी तरह से वेनेडियम सेलेनाइड आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप एक और चीज़ ये पूछा जाता है कि किस तरह से अरस समीकरण मिति यौगिक को प्रदर्शित किया जाता है। तो अरस समीकरण यौगिक को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि जो भी ऐसा एटम है जो कि दशमलव के अनुपात में है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। जैसे सेलेनियम है तो वेनेडियम तो 1 अनुपात में है, लेकिन सेलेनाइड जो है वो है 0.98 से लेके 1.2 तक। तो इसका मतलब ये दशमलव में सेलेनियम, तो सेलेनियम के अपन बार लगा देंगे। तो बार लगा हुआ है इसका मतलब कि वो दशमलव अनुपात में है, वो सरल अनुपात में नहीं है। तो हम अरस समीकरण मिति यौगिक को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिसका भी सरल अनुपात नहीं है उसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे। फिर इसके बाद में आता है मिश्र धातुओं का निर्माण। मैंने आपको पहले ही बताया था एलॉयज क्या होते हैं। संक्रमण धातुओं की जो आकार है वो लगभग बराबर होता है। जब आकार लगभग बराबर होता है तो वो क्या करेंगे, एक संक्रमण तत्व दूसरे संक्रमण तत्व के क्रिस्टल में आसानी से अपना स्थान बना लेंगे। तो जब हम उसकी पैकिंग कर रहे होते हैं क्रिस्टल की, तो उस क्रिस्टल की पैकिंग में हमको क्या करना है, पैकिंग जब करते हैं तो सब अगर एक जैसे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, एक समान आकार वाले एटम को दूसरे ट्रांजिशन मेटल से रिप्लेस कर दिया, तो हमें मिश्र धातु मिल जाएगा। और मैंने जैसा कि बताया मिश्र धातु आर वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्री, जैसे क्रोमियम निकल मिश्र धातु है ना, गन मेटल हुआ। उसके बाद में आप देखेंगे मैग्नीज और आयरन का मिश्र धातु बनता है, क्रोमियम वेनेडियम आयरन का मिश्र धातु बनता है। तो मिश्र धातु जो है जब भी तैयार होगा वो अपने निर्माता जो उसका जो बेसिक आपका ट्रांजिशन मेटल है उससे अधिक कठोर होगा और उससे ज़्यादा गलनांक वाला होगा। और एक जो सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर कि जितने भी मिश्र धातु हैं उनमें कभी भी जंग नहीं लगता है, उसमें रस्टिंग नहीं होती है। और इसका कारण क्या है, रस्टिंग नहीं होती है इसका मतलब वो आसानी से वायु में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। तो मिश्र धातुओं का एक सबसे बड़ा यूज़ है कि दे नेवर गेट रस्टेड, जंग कभी भी उसमें नहीं लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। अब यहाँ पे ये जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं तो उस हिसाब से लगता है कि ट्रांजिशन मेटल रिएक्टिव होने चाहिए, लेकिन ये रिएक्टिव बहुत कम होते हैं। एस और पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और उसके 4 कारण है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व एस और पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में कम रिएक्टिव होते हैं, वाई। तो इसका आंसर आपको क्या देना है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, उच्च आयनन विभव का होना इनका। दूसरा हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन, उच्च संभवन उष्मा का होना। तीसरा न्यून विलयन ऊर्जा यानी लो हीट ऑफ सॉल्यूशन। और चौथा हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन। ऊर्ध्वापातन आप जानते ही हैं, ऊर्ध्वापातन का मतलब ये है कि अगर कोई सॉलिड है उसको गर्म किया तो वो बिना द्रव में कन्वर्ट हुए सीधे अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कहलाएगा ऊर्ध्वापातित पदार्थ, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो इनकी हाई हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है, लो हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है, हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है और हाई आयनेशन। तो 3 चीज़ तो हाई है और एक चीज़ लो है, वो है लो हीट ऑफ सॉल्यूशन। इन 4 कारणों की वजह से इनकी रिएक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है और एस और पी ब्लॉक तुलना में बहुत ही कम होती है। और कुछ को तो हम जैसे उत्कृष्ट गैसें हैं उसी तरह से उत्कृष्ट धातुएं भी हैं हमारे पास में। और ये भी आधे नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि उन संक्रमण तत्वों का नाम बताइए जो कि उत्कृष्ट धातु कहलाते हैं। तो वो क्या है, प्लेटिनम, मरकरी और गोल्ड। प्लेटिनम, मरकरी, गोल्ड जो हैं वो उत्कृष्ट धातु हैं। उसका कारण क्या है, उत्कृष्ट गैसें किसी से क्रिया नहीं करती, उसी तरह से ये भी किसी से क्रिया नहीं करते और इसीलिए इनकी जो आप देखेंगे प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। प्लेटिनम बहुत महंगा होता है, गोल्ड बहुत महंगा होता है।
तो उसका कारण है कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते तो ये उसी फॉर्म में बने रहते हैं। इनको डिस्ट्रॉय करना, इनको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये उत्कृष्ट धातुएं कहलाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, और वो है ऊर्जा विनिमय प्रभाव, एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट। अब ये ऊर्जा विनिमय प्रभाव के बारे में मैंने आपको जो मेरा पहला लेक्चर था उसके बारे में बताया था। तो ऊर्जा विनिमय का मतलब है कि ऊर्जा का ट्रांसफ़र होना। अगर हम किसी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, तो क्या होगा, नेट एनर्जी का मान कम हो जाएगा। अगर हमारे पास में 5 आम हैं और हमने उसको सब के 5 जनों में बराबर बांट दिए, तो कितने आम हो गए, सबके पास में 1 आम हो गया। तो 5 की तुलना में 1 कम है। तो इसी तरह से एनर्जी अगर एक ही के पास में है, उसको हम 5 में डिवाइड कर देंगे तो नेट एनर्जी का मान प्रत्येक के पास में कम हो जाएगा। तो जैसे ही एनर्जी का मान कम हुआ तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट क्या करता है, स्थायित्व में वृद्धि करता है। और स्थायित्व में वृद्धि कैसे होती है, ऊर्जा के विनिमय से। तो इसीलिए इसको बोला गया है ऊर्जा विनिमय प्रभाव। ये ऊर्जा विनिमय प्रभाव में हम क्या करते हैं, एनर्जी जो कि एक के पास में इकट्ठी हुई है, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, सब में बराबर बराबर बांट देते हैं। जब किसी एनर्जी को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा तो नेट एनर्जी कम हो जाएगी, और जब एनर्जी नेट कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी में वृद्धि हो जाएगी। तो ऊर्जा विनिमय प्रभाव हमेशा स्थायित्व में वृद्धि करता है। और ऐसा हमने कब देखा था ऐसा हमने देखा था जब ऑब्बॉय नियम का उल्लंघन होता है। ऑब्बॉय नियम का उल्लंघन आपने देखा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हो रहा था क्रोमियम और कॉपर में। और उससे क्या होता है, जो भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 3D4 जो है वो हाफ फील्ड नहीं है, लेकिन अगर 3D4 को हम 3D5 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट काम में आएगा। तो ये 5 समान ऊर्जा वाले कक्षक हमको मिलेंगे, सबके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक एक होगा, सब एक ही स्ट्रेंथ के होंगे, तो एनर्जी में कमी आएगी, नेट एनर्जी में। और वो तो क्रोमियम जिसके अंदर 3D4 कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल है, लेकिन अगर वही कॉन्फ़िगरेशन अगर आप 3D5 4S1 में कन्वर्ट कर देंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। और इसलिए ये कन्वर्ट भी हो जाता है आसानी से। कोई भी अभिक्रिया आगे कब बढ़ती है, जब आपका प्रोडक्ट स्टेबल हो। तो 3D4 अगर अनस्टेबल है तो ऑटोमेटिकली, चाहे उसमें ऑब्बाय नियम का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो 4S से इलेक्ट्रॉन कूद के 3D में आएगा और अर्धपूरित विन्यास हमको मिलेगा। अर्धपूरित विन्यास मिलने से हमें स्थायित्व में वृद्धि होगी। तो स्थायित्व में वृद्धि का कारण है ऊर्जा विनिमय प्रभाव। और ऊर्जा विनिमय प्रभाव क्यों होता है, बिकॉज एनर्जी को बराबर बांटा जाता है। जब एनर्जी को बराबर बांटा जाता है तो नेट एनर्जी में कमी आती है। नेट एनर्जी में कमी आती है तो स्टेबिलिटी में वृद्धि होती है। तो ये रीज़न आपको समझना चाहिए कि, और एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट पे शॉर्ट नोट लिखो, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जो लास्ट चीज़ है वो है अक्रेंस। अब आप देखिए प्रकृति में कितना विशिष्टता है प्रकृति की एक ये, कि जो भी मेटल जिसका कि एटॉमिक नंबर इवन है वो तो प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। और ऐसे संक्रमण तत्व जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, यानी 21, 23, 25, इनकी जो प्रचुरता है, एबंडेंस जो है बहुत कम होती है। जी आप जो देख रहे हैं टेबल, इसके अंदर आपको बताया गया कि 21 यानी ऑड है एटॉमिक नंबर, तो बहुत कम मिलता है। लेकिन जैसे ही इवन हुआ 22, तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर वाला ज़्यादा मिल रहा है। 24 थोड़ा ये कम है, ये एक्सेप्शन है। लेकिन 26 बहुत ही ज़्यादा, आयरन जो है बहुत मिल रहा है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सम संख्या है। इस तरह से 28, उसके बाद 29 और उसके बाद में 30। तो जो जो भी इवन नंबर वाले हैं उनकी प्रचुरता प्रकृति में ज़्यादा है। तो ये एक विशेषता है जो कि बताती है कि सम संख्या वाले संक्रमण तत्वों की प्रचुरता प्रकृति में ज़्यादा है, विषम वालों की प्रचुरता कम होती है। तो अभी तक हमने जितने भी प्रॉपर्टीज़ देखी वो संक्रमण तत्वों की प्रॉपर्टीज़ थी। अब आपको जो आगे जो बताया गया है वो है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। ये आपको नहीं करना है, इसको आप करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको केवल प्रॉपर्टीज़ को ही देखना है। और एक बार आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सब हल हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि संक्रमण तत्वों के बारे में जितने पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें क्या क्या पूछा गया है उसको पहले तो पढ़ना है, उसके बाद उसके उत्तर लिखने हैं। और इस तरह से उत्तर लिखने हैं कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो आपका 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाए।
अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाए, 10 नंबर का है तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि समय का ध्यान रखना है, मार्क्स के हिसाब से समय देना है किसी भी। ये नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन आया और आपने उसमें 3 पेज लिख दिए, तो ये करने से समय की बर्बादी होती है, नंबर तो एक ही मिलेगा आपको। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको आधा घंटा देना है, 5 नंबर का है तो 15 मिनट या 10 मिनट देने हैं, और अगर आधे नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। तो ये ध्यान रखना है, तभी आप पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको समय पे कर सकेंगे और तभी आपके अंक पूरे आएंगे। अगर आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आपके नेट लॉस होगा, 0 नंबर आएगा। तो कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो अभी तक मैंने जितनी भी संक्रमण तत्वों की प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया है उसके बारे में, उसको आप डिटेल में क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख लें ताकि आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हुए कोई दिक्कत नहीं आए। तो नेक्स्ट टर्न में आपको मैं दूसरी चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।